डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतरफसली खेतों को सरकार दे रही है बढ़ावा, अनुदान भी देती है सरकार। ये तरीका किसानों के लिए न केवल मुनाफे का सौदा हो रहा है साबित, बल्कि मिट्टी की सेहत और जैव विविधता के लिए भी है लाभदायक। खेती की इस पद्धति में जोखिम भी होता है कम। मुंबई राजभवन में हुआ प्राकृतिक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन। प्राकृतिक खेती की नवीनतम तकनीकों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा, प्राकृतिक खेती ही है धरती को बचाने और किसानों की सशक्त करने का मार्ग। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 30 और 31 अक्टूबर को किया जाएगा आयोजित। कई देशों के प्रतिनिधि लेंगे भाग। चावल क्षेत्र में हो रहे नवाचार और तकनीक से दुनिया को अवगत कराना है उद्देश्य। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों और निर्यातकों में से एक। बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान के मद्देनजर उड़ीसा सरकार ने सोमवार तक सभी जिला प्रशासन और विभागों को हाई अलर्ट पर रखा। आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त राहत सामग्री की व्यवस्था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेत कई राज्यों में तेज वर्षा की संभावना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कृषि में बढ़ती लागत और बदलते मौसम के बीच नए प्रयोगों में से एक है अंतरफसली खेती, यानी एक ही खेत में 2 या उससे ज्यादा फसलें एक साथ उगाना। ये तरीका किसानों के लिए न केवल मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है, बल्कि मिट्टी की सेहत और जैव विविधता के लिए भी लाभदायक है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। अंतरफसल या इंटरक्रॉपिंग खेती का वो तरीका है जिसमें एक ही खेत में समय समय पर या एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाया जाता है। इसमें कम जगह में अधिक उपज हासिल की जा सकती है। इसमें फसलों को एक निश्चित पैटर्न में लगाया जाता है, जैसे अलग अलग पंक्तियों में या बिना किसी स्पष्ट पंक्ति व्यवस्था के मिश्रित रूप से। इसमें से कुछ फसलें अलग अलग समय पर भी पकती हैं। अंतर फसल अपनाने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि कुछ फसलें जैसे फलीदार फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती हैं, जिससे अन्य फसलों को लाभ होता है। इसमें लागत कम हो सकती है, क्योंकि एक ही खेत में 2 फसलें उगाने से संसाधन यानी सिंचाई, उर्वरक, श्रम का बेहतर उपयोग हो सकता है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ती है। जैसे आप एक ही खेत में गन्ना के साथ उड़द लगाते हैं तो गन्ना की मुख्य फसल के बीच में उड़द से अतिरिक्त लाभ मिल जाता है। खेती की इस पद्धति में जोखिम भी कम होता है, क्योंकि एक फसल खराब होने पर दूसरी फसल से नुकसान की भरपाई हो सकती है। इसके अलावा इसमें कीट और रोग नियंत्रण होता है, क्योंकि कुछ फसलें स्वाभाविक रूप से कीड़ों को दूर भगा सकती हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर सकती हैं। अंतरफसली खेती में आमतौर पर दलहनी और तिलहनी फसलों का संयोजन सबसे सफल माना जाता है, जैसे मक्का के साथ मूंग, कपास के साथ मूंगफली या गन्ने के साथ सरसों। हमारे जो मेन क्रॉप है, ठीक है, उसके साथ हम अपना एक और क्रॉप ले सकते हैं, जिसके द्वारा कि हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा सरप्लस जनरेट हो सकती है। साथ ही साथ कभी कभी सर ऐसा होता है कि हमारी जो मेन क्रॉप को किसी कारणवश कीट की वजह से या फिर क्लाइमेट की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ जाए, हमें लेस इनकम मिले, तो हम क्या करते हैं, वो हमारे लिए सरप्लस बेनिफिट प्रोवाइड करता है सर। हम सेम लैंड से सर डबल क्रॉप ले सकते हैं सर। एंड इवन दो इस सेम इंटर क्रॉप को अगर हम बात करें तो मिक्स क्रॉप में मल्टीपल क्रॉप भी लगा सकते हैं सर। मल्टी क्रॉप में सर अगर हम फ्रूट क्रॉप की बात करें तो बेसिकली अगर सपोज हमारे पास सर अगर गन्ने का है तो उसके अंतर्गत सर हम ड्रैगन फ्रूट या फिर हम पपाया का क्रॉपिंग ले सकते हैं। तो अगर हमने मैंगो का ऑर्चर्ड लिया है, उसके बीच में फालसा जैसे पौधे का, उसके साथ साथ पपाया जैसे पौधे का ले सकते हैं। अंतरफसली खेती के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती करना भी मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। ड्रैगन फ्रूट है के अंतर्गत हमें एक पोल चाहिए होता है। उस पोल पे हम सर एक पोल पे 4 पौधे लगा सकते हैं और एक पोल से लगभग 20 किलोग्राम के आसपास जो होता है वो प्रोडक्शन होता है सर। और ड्रैगन फ्रूट जैसा आप देख रहे हैं कोरोना काल के बाद से सबसे अधिक प्रचलन में है सर। अगर आपने ऑर्गेनिक प्रोड्यूस किया है, FYM वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया, तो एक किसान सर मार्केट में आराम से 150-200 रुपए का ड्रैगन फ्रूट सेल कर सकता है सर। इतनी हाई रिटर्न
कोई भी आपको सर फसल नहीं देती आज के समय में। तो आप एज अ फेंसिंग बाउंड्री पे भी यूज़ कर सकते हैं। सेम लैंड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने उसमें कोई और क्रॉप लगाई है तो उसे किनारे किनारे आप लगा के आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं सर, अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें सर गवर्नमेंट सब्सिडी भी अच्छी खासी है सर। अगर कोई किसान इसमें सर करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो गवर्नमेंट के आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के अंतर्गत मिलकर उसके साथ आप अपना बता सकते हैं कि हम इसको करना चाहते हैं, तो आपको जो भी सब्सिडीज है गवर्नमेंट द्वारा इसमें प्रोवाइड होती हैं सर। अंतरफसली खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और अनुदान भी दिया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसानों को प्रशिक्षण, बीज और मॉडल फसल संयोजन भी दिए जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सही योजना और वैज्ञानिक तरीके से अंतर फसली खेती की जाए तो यह न सिर्फ उत्पादन बढ़ाती है बल्कि किसान की आमदनी को भी स्थिर बनाती है। यही कारण है कि अंतर फसली खेती अब नए भारत के किसानों की पहचान बनती जा रही है। शमीम अख्तर, किसान समाचार। और मुंबई राजभवन में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य प्राकृतिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना था। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती की नवीनतम तकनीकों, अनुसंधानों और सफल कहानियों पर गहन चर्चा हुई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महाराष्ट्र और गुजरात की राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती ही धरती को बचाने और किसान को सशक्त करने का मार्ग है। 3 प्रकार की खेती प्रचलित है इस समय मुख्य रूप से। एक है रासायनिक खेती, जो आज पूरा देश और दुनिया में चल रहा है। दूसरी है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और तीसरा ये जिसकी बात मैं कह रहा हूं, प्राकृतिक खेती, इसको आप नैसर्गिक खेती भी बोलते हैं। उत्पादन जो घटता है वो जैविक खेती में घटता है, प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं घटता। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाद में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में प्राकृतिक खेती की नवीनतम तकनीकों पर चर्चा की गई। किसानों की लागत मूल्य और रासायनिक खेती से संबंधित विषयों पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने विचार साझा किए। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में फिलीपींस, जाम्बिया और घाना के कृषि मंत्री सहित कई देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है, जो 172 से अधिक देशों को चावल की आपूर्ति करता है। इसलिए BIRC 2025 में हितधारकों को वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन के दौरान GI टैग वाली चावलों से बने उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे और चावल की नई किस्में भी जारी की जाएंगी। सम्मेलन का उद्देश्य चावल क्षेत्र में हो रही नवाचार और तकनीक से दुनिया को अवगत कराना, किसानों, वैज्ञानिकों, निर्यातकों और खरीदार देशों को एक मंच पर लाना और भविष्य की चुनौतियों और रोड मैप पर चर्चा करना है। इसके साथ ही इस आयोजन में कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स भी अपने नवाचार प्रस्तुत करेंगे। इस आयोजन में 3000 से अधिक किसान और किसान उत्पादक संगठन, 80 से अधिक देशों के 1000 से अधिक विदेशी खरीदार और 2500 निर्यातक, मिल मालिक और इससे जुड़े उद्योगों की हिस्सा लेने की संभावना है। साथ ही 25,000 करोड़ रुपए के निर्यात समझौता ज्ञापन का अनुमान है। Rice is the foremost agricultural export from India, and we are organizing a global event, the Bharat International Rice Conference 2025, in collaboration with the Indian Rice Exporters Federation, the IREF. It is a mega event which will involve nearly 3,000 farmers, 1,000 plus foreign buyers, 3,500 exporters. There are 7 countries which are the partner countries.
विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों को नुकसान होता है। ऐसे में किसानों को होने वाले इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत मुआवजा राशि जारी की जाती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश में इस वर्ष अतिवृष्टि, बाढ़ और पीला मोजैक रोग के चलते किसानों की खरीफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा राशि जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस साल अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। पीला मोजैक और कीट प्रकोप ने भी किसानों को परेशानी में डाला। इसी तरह बारिश के कारण जनहानि, पशु हानि और मकान क्षति से भी किसानों को नुकसान हुआ है। ऐसे कठिन हालात में सरकार ने किसानों को संबल देने में कोई कमी नहीं रखी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि अतिवृष्टि, बाढ़, कीट प्रकोप से फसल, मकान क्षति की परेशानियों से जूझ रहे प्रदेश के 23,81,000 से अधिक प्रभावित किसानों को अब तक लगभग 1,802 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस राहत राशि से किसानों को फिर से खड़ा होने में बेहद मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राशि गत वित्त वर्ष 2024-25 में बांटी गई 660.57 करोड़ रुपए राहत राशि से करीब 3 गुना अधिक है। और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सुंदरनगर स्थित राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय में 2 दिवसीय मंडल स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इसका आयोजन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा मंडी द्वारा किया गया है। कार्यशाला में मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के 405 किसान भाग ले रहे हैं। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अतुल डोगरा ने कहा कि प्राकृतिक खेती टिकाऊ, लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल कृषि की दिशा में अहम कदम है। पद्मश्री नेक राम शर्मा ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और देसी गाय प्राकृतिक खेती की नींव है। कार्यशाला के पहले दिन विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रणाली, जैविक घोलों की तैयारी और विपणन अवसरों पर जानकारी दी। और राजस्थान में श्रीराम फार्म सॉल्यूशंस द्वारा विकसित श्रीराम सुपर 5 SR5 और श्रीराम सुपर 3 SR72 गेहूं बीजों ने किसानों को बेहतर उत्पादन और रोग प्रतिरोधकता का लाभ दिया है। कंपनी के अनुसार इन किस्मों के दाने बड़े चमकदार और तनों में मजबूती है, जिससे फसल गिरने का खतरा कम रहता है। सवाई माधोपुर के किसानों का कहना है कि 5 SR5 से उन्हें विपरीत मौसम में भी शानदार उपज मिली है। वहीं करौली के किसानों ने 3 SR72 को स्थिर और भरोसेमंद बताया। इन उन्नत किस्मों के साथ श्रीराम फार्म सॉल्यूशंस के अन्य उत्पाद 1 SR14, 303, 111 और 272 भी किसानों में लोकप्रिय हो रहे हैं। 135 वर्ष पुरानी DCM श्रीराम लिमिटेड की ये इकाई कृषि इनपुट्स, बीज और फसल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय है। और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग स्वच्छता, दक्षता और बेहतर कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान के दूसरे चरण को प्रमुखता से क्रियान्वित कर रहा है। ये चरण सरकार के उत्तरदायी शासन के व्यापक दृष्टिकोण के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ा है। ये अभियान लंबित मामलों के शीघ्र निपटान पर केंद्रित है। 2 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले चरण में 50 निर्धारित स्वच्छता अभियानों में से 45 सफलता पूर्वक पूरे किए गए। इनके साथ ही इसमें जन शिकायतों का समय पर समाधान भी शामिल है। लक्षित 65 जन शिकायतों में से लगभग 82% अर्थात 53 शिकायतों का निपटारा किया गया। मत्स्य पालन विभाग व्यवस्थित अपशिष्ट प्रबंधन और कचरे, अनावश्यक सामग्रियों और अप्रचलित फाइलों के जिम्मेदारी पूर्ण निपटान के माध्यम से स्थायी कार्यालय प्रथाओं को अपना रहा है। ये प्रयास परिचालन दक्षता और कार्यस्थल की सुंदरता में सुधार ला रहे हैं, जिससे एक स्वच्छ, हरित और अधिक उत्पादक कार्यालय वातावरण को बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए 8,53,911 किसानों ने पंजीकरण कराया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये संख्या लगभग 69,000 अधिक है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि धान के लिए 8.47 लाख, ज्वार के लिए 2,601 और बाजरा के लिए 5,545 किसानों ने पंजीयन कराया है। धान का समर्थन मूल्य 2,369
2,974, ज्वार का 3,699 और बाजरे का 2,775 प्रति क्विंटल तय किया गया है। मंत्री जी ने बताया कि किसानों के लिए निःशुल्क पंजीयन की सुविधा ग्राम पंचायत, जनपद, तहसील कार्यालयों, सहकारी समितियों और MP किसान ऐप पर उपलब्ध कराई गई थी। सबसे अधिक पंजीयन बालाघाट 1.25 लाख, रीवा 70,000 और कटनी 61,000 जिलों में हुआ है। और इन दिनों हरियाणा के कई जिलों में भेड़ और बकरियों में फुट रॉट, पैर सड़न नामक संक्रामक बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुवास हिसार ने पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। विश्वविद्यालय के पशु जन स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान विभाग ने बताया कि विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ टीम लगातार फील्ड में सक्रिय है और प्रभावित पशुओं की जाँच और उपचार कर रही है। लुवास के मुताबिक हाल के मानसून मौसम के कारण बने गीले व कीचड़ युक्त वातावरण में फुट रॉट बीमारी के तेजी से फैलने की आशंका बढ़ गई है। ये रोग मुख्यतः पशुओं के खुरों को प्रभावित करता है। यदि समय पर इसका उपचार न किया जाए तो इससे पशुओं में लंगड़ापन, तेज दर्द और दूध व ऊन उत्पादन में भारी गिरावट हो सकती है। ये रोग विशेष रूप से हरियाणा के हिसार, भिवानी, जींद और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों चूरू और हनुमानगढ़ में अधिक मात्रा में पाया गया है। लुवास द्वारा पशुपालकों को सलाह दी गई है कि वे पशुओं के रहने के स्थान को साफ सुथरा और सूखा रखें। नियमित रूप से फुट बाथ कराना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें 10% जिंक सल्फेट, 4% फार्मोलिन या 0.5% लाल दवा के घोल से खुरों की सफाई की जानी चाहिए। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और घावों को मक्खियों से सुरक्षित रखें। बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें। ओडिशा सरकार ने बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान के मद्देनजर सोमवार तक सभी जिला प्रशासन और विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने भुवनेश्वर में बताया कि आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त राहत सामग्री की व्यवस्था कर ली गई है और सभी जिला कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र आज पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर दक्षिण पूर्व और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। इसके कल तक गहरे दबाव के क्षेत्र में और सोमवार तक दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग ने सोमवार से शुरू होकर 3 दिन तक ओडिशा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन में तेलंगाना, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान लगाया गया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन तक पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों और आसपास के इलाकों में भी तूफानी मौसम रह सकता है। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान पिछले 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च की निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,960 टन बढ़कर
6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं साल 2024-25 की बात करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आमद हो रही है। एग्मार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार 17 अक्टूबर को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो 16 अक्टूबर को यहां की कांजनगाड मंडी में काली मिर्च का भाव था 65,000 रुपए। 17 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और काली मिर्च 65,000 रुपए पर बनी रही। राज्य की ही उत्तर परवूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान काली मिर्च के भाव स्थिर रहे। यहां 16 और 17 अक्टूबर को काली मिर्च 80,000 रुपए पर बिकी। केरल की उत्तर परवूर और कांजनगाड मंडी की तरह ही यहां की पय्यानूर मंडी में काली मिर्च के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और काली मिर्च शुक्रवार के दिन 65,000 रुपए पर बनी रही। आवक कम होने के बावजूद मांग अच्छी है, इसलिए दाम मजबूत बने हुए हैं। निर्यात में भी इस साल काली मिर्च ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश से करीब 17,890 टन काली मिर्च बाहर भेजी गई थी। साल 2024-25 में यह बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग लगातार बढ़ रही है। अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के चलते आने वाले दिनों में निर्यात और भी बढ़ने की उम्मीद है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान शरद ऋतु में जल्द पकने वाली गन्ने की किस्मों की बुवाई करें। साथ ही यहां के किसान अभी के समय रबी मक्का, सरसों और मटर की बुवाई भी कर लें। उत्तर प्रदेश में मटर, लहसुन, फूलगोभी और पत्ता गोभी की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान धान की फूल आने की अवस्था के दौरान मिट्टी में नमी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान शिमला मिर्च और टमाटर की बुवाई कर लें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आलू की बुवाई भी जारी रखें। उत्तर प्रदेश के किसान मूंगफली की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं राजस्थान के किसान परिपक्व बाजरा, मूंग और उड़द की फसलों की कटाई करें। साथ ही राजस्थान में चना और सरसों की बुवाई भी कर सकते हैं। राजस्थान के किसान खजूर, किन्नू, संतरा और नींबू के बागों में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। बात करें बिहार की तो दक्षिण बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में जल्दी बोई गई मक्का की कटाई करें। वहीं उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में भी मक्का की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। बिहार के किसान अभी के समय सरसों, लहसुन और धनिया की बुवाई कर सकते हैं। बिहार के किसान सितंबर में बोई गई अरहर की फसल में निराई करें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जी फसलों में भी जरूरत के अनुसार निराई का काम कर सकते हैं। वहीं ओडिशा के किसान सूरजमुखी और सरसों की बुवाई कर लें। साथ ही ओडिशा में मटर की बुवाई के लिए भी मौसम अनुकूल है। इस समय ओडिशा के किसान गाजर और मूली की बुवाई कर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। ओडिशा के किसान रबी फसलों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही मिट्टी की नमी का भी खास ख्याल रखें। इसके अलावा ओडिशा के किसान धान के फूल आने और दाने भरने की अवस्था में पर्याप्त मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहाय खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। बिहार सहित देश भर के श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि बिहार में एनडीए इस बार अपनी सर्वाधिक सीटें जीतने का काम करेगी। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 और निवेश विकल्प जोड़े। उत्तर प्रदेश के आगरा में तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी 1 नवंबर को रजत जयंती वर्ष के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण कर राज्योत्सव को शुभारंभ करेंगे। तो किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्ते, मैं नीतीश कुमार, भोजपत्ता एग्रीप्रेन्योर का फाउंडर। ऐसा ड्रायर जो सूरज की रोशनी से कार्य करता है, तो ये मैक्सिमम 7 डेज में सारे चीज़ खराब हो जाता है। तो ड्राई करने के बाद उसका जो टाइमिंग होता है आपका 12 से 18 महीना, मतलब उसको रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। सोलर डिहाइड्रेटर का इस्तेमाल हम फूड आइटम्स में मॉइस्चर को सोखने के रूप में करते हैं, लेकिन इससे जो कार्बन एमिशन है वो 0 होता है। कृषि स्टार्टअप देखिए इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान